एक ऐसा स्कूल टीचर जो तुम्हें जो चाहिए वो दे देगा, लेकिन हर चीज़ की एक कीमत होगी। लेके आ गए हैं एक अमेजिंग मिस्ट्री थ्रिलर कोरियन ड्रामा जिसका नाम है नाइटमेयर टीचर या नाइटमेयर स्कूल। साथ ही अगर आपको के ड्रामास देखने का शौक है तो लास्ट टाइम हमने एक्सप्लेन की है एस लाइन नाम की एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को, जिसमें एक लड़की को सभी के बॉडी काउंट्स दिखते थे। ये सीरीज काफ़ी वायरल हो रही है और हमने एक्सप्लेनेशन रखा है, तो इसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। कहानी की शुरुआत होती है हमें दो मेन लीड्स को दिखाते हुए, रिन और जेकब को। रिन क्लास की मॉनिटर थी, वहीं जेकब स्कूल के मैगजीन का एडिटर था। थे तो दोनों बेस्ट फ्रेंड, पर बेस्ट फ्रेंड से कुछ ज़्यादा। इवन जेकब रिन को बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था और अपने प्यार का कई बार इजहार करता था, जिसे रिन ठुकरा देती थी। खैर, जेकब को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो स्कूल के यहाँ वहाँ हर किसी चीज़ की फ़ोटो खींचता था, कब कहाँ कौन चीज़ मैगजीन में काम आ जाए। इनकी बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि इनके इंग्लिश टीचर की हड्डी टूट गई है, तो अब वो पढ़ाने नहीं आएगा। उसकी जगह स्कूल कोई सब्स्टिट्यूटेड टीचर रख रहा है जो कुछ दिन तक इंग्लिश टीचर की क्लासेस लेगा। इस क्लास में कई सारे लोग थे, कुछ पढ़ाकू थे, कुछ इनसिक्योर थे, कुछ गुंडागर्दी करने वाले थे और कुछ बुली थे। और कहानी जाती है इस एपिसोड की मेन कैरेक्टर किम की तरफ। किम एक काइंड की इनविजिबल लड़की थी। इनविजिबल क्यों? खैर, उसकी 3 बेस्ट फ्रेंड थी, एना, मीना, डिका, लेकिन तीनों के तीनों ही किम को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रही थी। एना और मीना तो किम की बेंच पर ही खड़े होकर बात कर रही थी, लेकिन किम को इस तरीके से इग्नोर कर रही थी जैसे वो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो उसकी बॉटल का पानी तक गिरा देती हैं और उसे सॉरी तक नहीं कहती, जैसे वहाँ कोई इंसान है ही नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं टीचर हान को। यही वो इंग्लिश का सब्स्टिट्यूटेड टीचर है जो इनकी क्लास लेगा। पर यहाँ पे सरप्राइजिंग बात ये थी कि इस टीचर को इस क्लास के हर एक स्टूडेंट का नाम याद था, उनकी हिस्ट्री याद थी, उनके रोल नंबर और यहाँ तक कि उनके मार्क्स तक याद थे। तो टीचर हान अपनी इंट्रोडक्शन में कहता है कि उसका नाम टीचर हान है और वो समय आने पर बच्चों को काउंसलिंग भी दिया करेगा। अब हर क्लास में चतुर टाइप का एक लड़का होता है ना, जो टीचर की हर बात को काटता है और खुद को ओवर स्मार्ट कहता है। तो यहाँ पे भी एक चतुर नाम का लड़का था जो टीचर को कहता है कि हमें तुम्हारी काउंसलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना पढ़ाओ और शांति से जाओ। जिस पर टीचर हान चतुर को कहता है कि तुम वैसे भी क्लास में हर समय सेकंड आते हो, सेकंड लोगों को कोई याद नहीं रखता, तुम कभी फर्स्ट आ भी नहीं पाओगे, तो तुमको काउंसलिंग की ज़रूरत भी नहीं है। ये काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल था, पर उस समय के लिए चतुर के लिए एक मुंह तोड़ आंसर था। इस बीच में पता नहीं क्यों टीचर किम को काउंसलिंग के लिए बुलाता है, क्योंकि किम की इनविजिबिलिटी और उसका इग्नोरेंस टीचर ने सेंस कर लिया था। यहाँ पर जब किम ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है तो पैर अड़ाकर फिर से उसकी सहेलियां उसे गिरा देती हैं, उसे बुली करने की कोशिश करती है। जिस समय उसे बचाने के लिए सामने आता है जेकब। जेकब किम का साइड लेते हुए कहता है कि तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, कौन है जिसने पैर अड़ाकर किम को गिराया। यहाँ पे सभी लड़कियां फिर से किम के ऊपर हंसने लगती है और किम काफ़ी एम्बेरस होती है, बेचारी रोने लगती है और रोते रोते वो जाती है काउंसलिंग रूम में, जहाँ पे टीचर हान उसे उसकी पूरी हिस्ट्री बता देता है। वो उसे कह देता है कि पहले किम और एना, मीना, डिका चारों काफ़ी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन वो चारों मिलकर एक लड़की को बुली करती थी। तो एक बार किम ने आवाज़ उठाई कि अब इन्हें ज़्यादा बुली नहीं करना चाहिए। तब से ये तीनों लड़कियां किम को इग्नोर करने लगी, क्योंकि किम ने रेबल किया था और अब हर बार रेबल किड बनना अच्छा होता नहीं है, इसलिए वो लड़कियां मिलकर किम को बुली कर रही थी और इग्नोर कर रही थी। अब अपने बारे में ये सब सुन के किम काफ़ी शॉक थी। आखिर टीचर को ये सब बातें कैसे पता है, वो तो अभी अभी इस स्कूल में आया है ना। इसके बाद टीचर किम को एक पेपर देता है जो एक रिलेशनशिप डायग्राम था। इसमें क्लास के सभी बच्चों का नाम लिखा हुआ था। वो उसे कहता है कि वो एक रेड पेन से इसमें लाइन ड्रॉ करे। लाइन ड्रॉ करने से वो जिन लोगों के साथ लाइन ड्रॉ करेगी वो लोग उसके दोस्त बन जाएंगे। किम जल्दी से ईना और मीना के साथ अपनी लाइन ड्रॉ करती है। अगले पल वो खुद को क्लास में पाती है, जहाँ ईना और मीना उसके साथ बहुत अच्छे से बात कर रही थी। किम को तो यकीन ही नहीं होता कि वो सपना देख रही है या कोई हकीकत है। तभी पीछे से डिका आती है। डिका ईना और मीना को डांटने लगती है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि वो किम से बात कर रही हैं। अगर किम से बात करना है तो मुझसे बात मत करना। ये कहकर डिका वहाँ से चली जाती है, जो बात किम को बहुत बुरी लगती है और वो फिर से रोने लगती है। अगले ही पल वो खुद को फिर से टीचर के सामने पाती है।
वो टीचर से पूछती है कि ये सब जो हुआ ये क्या था, ख्वाब था या कोई हकीकत था। टीचर कहता है कि ये हकीकत हो सकती है, उसे बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है जिसके बाद वो रिलेशनशिप डायग्राम को अपने पास हमेशा के लिए रख सकती है। बस उस कॉन्ट्रैक्ट में उसके खून की सिर्फ एक बूंद चाहिए होगी। बिना सोचे समझे किम डेस्परेशन में हाँ बोल देती है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि अपने आप उसकी उंगली से एक खून की बूंद कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे गिरती है और उसका नाम लिखा जाता है, किम सुलेगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो रिलेशनशिप डायग्राम किम का हो गया था। टीचर उसे कुछ रूल्स बताता है। रूल नंबर 1, वो जिसके साथ भी अपनी लाइन जोड़ेगी वो इंसान उसका पक्का फ्रेंड बन जाएगा, और जिस किसी के नाम के ऊपर वो क्रॉस लगा देगी उस इंसान से कभी भी कोई बात नहीं करेगा। ये चीज़ें रिवर्सिबल नहीं हैं, इसलिए किम को सोच समझकर लाइन खींचनी है। डेस्परेशन में किम पूरी क्लास की हर लड़की के साथ अपनी लाइन जोड़ लेती है, जिसके बाद सभी उसके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन बदला लेने के लिए वो डिका के ऊपर क्रॉस लगा देती है, और अब क्लास की न्यू इनविजिबल गर्ल और सबसे ज़्यादा बुली होने वाली लड़की थी डिका। सभी लोग डिका को बहुत ज़्यादा बुली करने लगते हैं, उसे मारने पीटने लगते हैं, उसे इग्नोर करने लगते हैं। डिका सबसे किनारे हो गई थी, उसके सभी दोस्त छूट गए थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्यों रहा है, और पता भी कैसे चलता। जो कुछ भी हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था, मैजिकल था। अब इतने दोस्त मिलने के बाद किम को एहसास करता है कि कोई प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड भी तो होना चाहिए ना। उसे याद आता है कि कैंटीन में कैसे जेकब ने उसे बचाया था, तो वो तुरंत खुद की लाइन जेकब से जोड़ लेती है। अगले ही पल जेकब भी किम के लिए काफी अफेक्शनेट हो जाता है और उससे बहुत ज्यादा बात करने लगता है, जो बात रिन यानी क्लास मॉनिटर को काफी बुरी लगती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ गुलू गुलू कर रहा है। खैर, कुछ समय बाद ऐसा होता है कि ये सभी लोग किम से ऑब्सेस्ड होने लगते हैं, इतना ज्यादा कि वो किम को पाने के लिए खींचातान करने लगे थे, जिस चीज से किम काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो टीचर के पास जाती है और उससे पूछती भी है कि क्या इन चीज़ों को रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन टीचर का कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता। यहाँ पे जब फिर से एक दिन स्टूडेंट्स किम को पकड़कर छीना झपटी और खींचा पानी कर रहे थे कि किम किसके साथ रहेगी, किसके साथ घूमेगी, किसके साथ हैंग आउट करेगी, वो रिलेशनशिप डायग्राम नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी की बूंदें गिर जाती है, जिससे जेकब और किम के बीच की लाइन मिट जाती है। अचानक जेकब जैसे फ्लिप हो गया था, उसे याद ही नहीं था कि उसने इतना दिन किम के साथ रोमांटिक टाइम बिताया है, और ये देखकर किम काफ़ी पैनिक करने लगती है। वो अपना रिलेशनशिप डायग्राम लेकर जोर से भागती है और सभी बच्चे उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। वो जहाँ जा रही थी सभी स्टूडेंट उसके पीछे आ रहे थे, क्योंकि सभी किम से ऑब्सेस्ड थे। किम सभी की बेस्ट फ्रेंड जो थी, पर दोस्ती निभाना इतना आसान नहीं होता। फाइनली किम छत पे पहुंच जाती है, जहाँ पे सभी बच्चे उसके साथ छीना झपटी करने लगते हैं कि किम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। इस छीना झपटी में वो रिलेशनशिप डायग्राम पानी में भीग के सभी के पैरों के तले कुचला जाता है, पूरी तरीके से फट के डैमेज हो जाता है। और जैसे ही वो पेपर डैमेज होता है, सारे रिलेशनशिप डायग्राम मिट चुके थे और सभी बच्चे जैसे फ्लिप हो गए थे। उन्हें याद ही नहीं था कि वो छत में क्यों आए थे। इवन वो किम को देख भी नहीं पा रहे थे, जैसे किम सच में इनविजिबल हो गई थी। यहाँ पे किम साथ में क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाती है कि मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी तरफ देखो, पर जैसे किसी को याद ही नहीं था कि उनके साथ किम नाम की कोई लड़की थी। और इस इनविजिबिलिटी से परेशान होकर एक दिन किम छत से नीचे गिर जाती है। किसी को भी ध्यान नहीं था कि कोई मर भी गया है स्कूल में, क्योंकि किसी को पता भी नहीं था कि किम नाम की लड़की एग्जिस्ट भी करती है। उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ किम ने एक बुरा श्राप अपने साथ ले लिया था। वो सच में इनविजिबल हो गई थी और अब क्लास में किसी को भी याद नहीं था कि उनके साथ किम नाम की कोई लड़की थी। हम लास्ट में देख पाते हैं किम की आत्मा को एक मिरर में कैद होते, जहां बस वो चिल्ला रही थी, पर कोई सुनने वाला बिल्कुल भी नहीं था। और ये सब किया धरा था उस टीचर का, और इसी टीचर का नाम था टीचर नाइटमेयर, जो तुम्हारे सबसे बुरे सपने को सच कर देगा। खैर, यहाँ पे स्कूल में एक बेंच खाली हो चुकी थी जिस पर किम बैठा करती थी। रिन और जेकब इस सोच में थे कि यहाँ पे एक खाली बेंच क्यों है, क्या यहाँ कोई बैठा करता था? हमारे क्लास में एक बेंच खाली कब से थी? पर किसी को भी याद नहीं था कि किम यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, जैसे सबकी मेमोरी से वो गायब हो चुकी थी। जब वो बेंच को देख ही रहे थे तो उस बेंच पे लिखा हुआ था
काउंसलिंग रूम में मत जो जाना। देखकर जेकब को और रिम को काफी अजीब आखिर लगता है। काउंसलिंग रूम में है क्या? खैर यहाँ पे कहानी दिखाई जाती है हमें अगले कैरेक्टर की, चोई की। तो चोई काफी हैंडसम और बॉक्सर टाइप का लड़का था। वो सभी बुरे लोगों से लड़ता था और अपने दोस्तों की रक्षा करता था, लेकिन ये बात बुरे लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तो स्कूल का राउडी राजू नाम का एक गैंग लीडर चोई को बुलाता है। राउडी राजू के साथ में चुटकी भी थी। चुटकी काफी खूबसूरत थी और राउडी की साइड किक थी। राउडी राजू यहाँ पे चोई को चैलेंज करता है कि क्यों ना उन दोनों का एक बॉक्सिंग मैच हो जाए। जो जीतेगा वो गैंग का नया लीडर होगा और इस तरीके से पूरे स्कूल से गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे चोई राजी हो जाता है क्योंकि उसे अपने दोस्तों की परवाह थी और इसे स्कूल से गुंडागर्दी खत्म भी करनी थी। स्कूल के काफी सारे सपोर्टर जो चोई के साथ थे वो सब भी चोई का सपोर्ट करने लगते हैं क्योंकि चोई एक अच्छा लड़का था। वाकई में अगर वो नया गैंग लीडर बनेगा तो स्कूल में कोई गैंग रहेगी ही नहीं क्योंकि सब सभी के दोस्त बन जाएंगे। चोई गुंडागर्दी करने वाला लड़का तो बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे चोई काफी प्रैक्टिस करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानता था राउडी राजू गुंडा लड़का है, उसके सामने टिकना इतना आसान तो नहीं होगा ना। खैर वो इसी सब परेशानी में था और इस परेशानी को टीचर हान भांप लेता है और वो चोई को काउंसलिंग रूम में बुलाता है। वो चोई को कहता है कि वो सारे मैचेस जीत सकता है सिर्फ एक ठप्पे की मदद से, और इस तरीके से एक सील या ठप्पा वो चोई के हाथ में लगा देता है जिसमें एक मुट्ठी का निशान बना हुआ था और नीचे लिखा हुआ था चैंपियन। ठप्पे को देखकर चोई उससे पूछता है कि ये क्या है। टीचर हान कहता है वो जल्दी ही समझ जाएगा। खैर शाम को बॉक्सिंग का मैच होता है जिस मैच में वो काफी बुरी तरीके से हारता है। राउडी राजू चोई को कूट कूट के मार रहा था, लेकिन मजे की बात यह थी कि जैसे ही चोई नॉकआउट होता है या बेहोश होता है वो वापस जागता है टीचर हान के कमरे में ठीक सुबह 11 बजे जब वो काउंसलिंग के लिए आया था। और टीचर यहाँ उसे समझाता है कि ये ठप्पा कोई आम ठप्पा नहीं है, ये एक मैजिकल ठप्पा है। बस तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है क्योंकि अगर ये ठप्पा तुम्हारे पास होगा तो तुम कभी नहीं हारोगे। चोई भी लालच में आता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और अगले ही पल हम कॉन्ट्रैक्ट में चोई के खून की बूंद गिरते देखते हैं। अब यहाँ पर टीचर चोई को इस ठप्पे की मैजिकल पावर समझाता है। मैजिकल पावर ये थी कि जब भी चोई मैच हारेगा टाइम रिवर्स हो जाएगा और वो दिन फिर से शुरू होगा। इस तरीके से चोई अपने हर मूव्स को ठीक से याद करके बेटर मूव्स के साथ अपने ओपोनेंट्स को हरा सकता है। और अब वो ठप्पे का मैजिकल पावर शुरू हो चुका था। चोई सच में चैंपियन बन रहा था क्योंकि जितनी बार वो राउडी राजू से हारता था उतनी बार टाइम रिवर्स हो जाता था और एक टाइम ऐसा आता है जब वो राउडी राजू को हरा देता है और अब वो था टीम का नया कैप्टन। सभी अच्छे लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है क्योंकि चोई के होते ही अब इस स्कूल में किसी का बुरा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन पावर आते ही सबका सर घूम जाता है। चोई भी गुंडागर्दी करने लगा था, बच्चों को मारने लगा था, पैसा वसूली करने लगा था और अब चोई के पास चुटकी भी आ चुकी थी तो वो चुटकी के प्यार में छोटा भीम बन चुका था। खैर हर चीज का एक अंत होता है। चोई के पास जब भी कोई फाइट करने आता था चोई के पास टाइम रिवर्सल पावर थी, इसलिए वो चाहे कितनी बार भी हारता लेकिन जब वो जीतता था तभी टाइम रिज्यूम होता था। एक दिन उससे परेशान होकर स्कूल के बहुत सारे बच्चे गैंग बनाकर आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो चोई को मारेंगे। वो चोई को बहुत मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं और यहाँ पर चोई को एहसास होता है कि वो चाहे टाइम को कितना भी रिवर्स कर ले अपनी हार के बाद में वो इतने सारे बच्चों से इकट्ठे नहीं लड़ सकता। तो कहीं ना कहीं वो अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेता है कि आज उसका मरना निश्चित है और इस तरीके से वो सभी बच्चे फाइनली चोई को पकड़कर मार डालते हैं और हम चोई की आत्मा को भी उस मिरर में कैद होते देख पाते हैं। वंस अगेन नया दिन शुरू होता है और सभी बच्चे भूल जाते हैं कि यहाँ पर चोई नाम का कोई लड़का एग्जिस्ट भी करता था जो उनका क्लासमेट था। और रिन और जेकब नोटिस करते हैं कि अब उनकी क्लास में 2 खाली बेंच हैं, लेकिन उन 2 खाली बेंच में बैठता कौन था वो उन्हें नहीं पता था। लेकिन चोई के बेंच पर वही ठप्पा लगा हुआ था जिसमें मुट्ठी का निशान था और नीचे चैंपियन लिखा हुआ था। तो रिन और जेकब को शक होता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें टीचर हान तो नहीं कर रहा। टीचर हान को शायद कुछ पता हो सकता है कि उनकी क्लास में ये 2 खाली बेंच क्यों हैं, इन 2 खाली बेंच में कौन बैठा करते थे और साथ में यहाँ पर ये बातें क्यों लिखी हैं कि काउंसलिंग रूम में मत जाना और दूसरे बेंच में लिखा हुआ था चैंपियन। वो टीचर के रूम में ताक झांक करने जाते हैं जहाँ उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिखते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में
चोई का और किम का नाम था, लेकिन उन्हें याद ही नहीं था कि चोई और किम थे कौन। रिन और जेकब यहाँ पे काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इसी बीच यहाँ पर टीचर आ जाता है। खैर लकीली टीचर उन्हें देख नहीं पाता क्योंकि वो बेंच के पीछे छुप गए थे, लेकिन आज अगर पकड़ाते तो सच में काफ़ी बुरा हो जाता। अब यहाँ पर हमें सोना नाम की नई कैरेक्टर को दिखाया जाता है। सोना काफ़ी फेकू टाइप की लड़की थी और उसके सारे दोस्त जानते थे कि वो फेकू है। उसके मुंह पे तो कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन पीठ पीछे सभी उसे झूठी और फेकू जरूर कहते थे। सोना फेंकती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, साथ ही में उसके माँ बाप न्यूयॉर्क में रहते हैं और सोना काफ़ी अमीर और प्रॉस्पर फैमिली से है। अब उसके दोस्त सामने सामने तो हाँ हाँ कहते थे, पर पीठ पीछे उसकी बुराई बहुत ज़्यादा करते थे। एक दिन इंग्लिश टीचर क्लास में कहानी लिखने का टेस्ट लेता है, जिस कहानी में एज यूजुअल चतुर सेकंड आता है और टीचर को सोना की कहानी ज़्यादा पसंद आती है। इंग्लिश टीचर यहाँ सोना की तारीफ करते हुए कहता है कि वो कितनी अच्छे तरीके से कहानी बनाती है, भले उसकी कहानी झूठी ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी कहानियों में एक सच्चाई होती है और उसके पास एक सुपर पावर है। तो इतनी अच्छी कहानी लिखने के बदले आज वो उसे फ्री काउंसलिंग देगा और उसे एक गिफ्ट देगा। यानी अब फ्री काउंसलिंग के फेर में सोना फंस चुकी थी। यहाँ पे टीचर काउंसलिंग रूम में सोना को एक डायरी गिफ्ट करता है और कहता है कि वो अपनी सभी कहानियों को सच बना सकती है। वो उस डायरी में जो कुछ भी लिखेगी वो सच हो जाएगा, बस उसे विश्वास करना है कि ये सच है। सोना डेस्परेशन में उस डायरी में अपने बॉस्टन वाले बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ लिख देती है कि मेरा बॉस्टन में एक बॉयफ्रेंड पढ़ता है, वो मेरे से मिलने के लिए यहाँ आने वाला है और उसका नाम है पार्क। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, उसकी नज़रें सिर्फ मेरे पर रहती है, वो गिटार बजाता है, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा है, मेरा बाबू सबसे सोना है। ये सब वो लिख के डायरी को टीचर को वापस कर देती है। लंच के टाइम में उसकी फ्रेंड्स जिद करने लगती है कि क्यों ना वो अपने बॉस्टन वाले बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल करे, आखिर वो भी तो देखें कि उसका बॉयफ्रेंड दिखता कैसा है। लेकिन ये सब तो झूठी कहानी थी। सोना इस बात को जानती थी कि वो इस झूठ को सच नहीं कर सकती। वो अपनी सहेली को बहुत टालने की कोशिश करती है और लंच ब्रेक खत्म होता है। लंच के बाद इंग्लिश क्लास टीचर क्लास में आता है और बच्चों को बोलता है कि ये नया स्टूडेंट है पार्क नाम का और हाल ही में बॉस्टन यूनिवर्सिटी से वापस आया है। सोना की ये देखकर आंखें फट जाती है। क्या ये सच हो रहा है? उसने अभी तो डायरी में लिखा था ना कि उसका पार्क नाम का बॉयफ्रेंड है जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से यहाँ आ गया है। अगले ही पल घुटने के बल वो लड़का बैठ जाता है और सोना को प्रपोज करता है और कहता है, जान मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम्हारे ही स्कूल में आ गया हूँ, अब हमें कोई दूर नहीं कर सकता। ये देखकर सभी लड़कियां शॉक थी। अभी तक उन्हें लगता था कि सोना बस फेंक रही है और वो लपेट रही है, लेकिन सोना सच कह रही थी। ये देखकर सोना भी काफी खुश हो जाती है कि सच में वो डायरी मैजिकल है, वो जो लिख रही है वो उसके पास आ जा रहा है। तो वो डेस्परेशन में टीचर के पास जाती है और कहती है कि उसे ये डायरी परमानेंटली चाहिए, जिस पर एज यूजुअल टीचर हान कहता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और सोना भी लालच में आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। टीचर कहता है कि इस डायरी में वो जो लिखेगी वो सब सच हो जाएगा, लेकिन रिवर्सिबल चीज़ें नहीं हो सकती। और इस तरीके से सोना अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उस डायरी में बहुत कुछ लिखने लगती है। पूरा ग्रीन फ्लैग क्या ग्रीन फॉरेस्ट बना देती है। वो गिटार बजाकर सोना को गाना सुना रहा था, स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करके सभी लड़कों को पीछे कर रहा था। सोना को अपने नए बॉयफ्रेंड पर काफ़ी घमंड था, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बिगड़ने लगती है। कहीं ना कहीं सोना के नए बॉयफ्रेंड पार्क को एहसास था कि वो सिर्फ एक कैरेक्टर है जिसके खुद की सोचने समझने की क्षमता नहीं है। वो डिपेंडेंट है सिर्फ और सिर्फ सोना की लिखाई पर। तो वो लड़का बार बार सोना को प्रेशराइज करने लगता है कि मेरे बारे में कुछ और लिखो आका, मुझे नहीं पता मुझे अब क्या करना है। सोना भी उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखती थी और वो जो जो लिखती थी पार्क वही वही करता था, क्योंकि पार्क सिर्फ एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर था जो जिंदा हो गया था। लेकिन धीरे धीरे सोना इससे परेशान होने लगती है। पार्क उससे इतना ज़्यादा प्यार करने लगा था कि हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता था, यहाँ तक कि बाथरूम में भी वो उसके साथ ही रहता था और वो हर समय सोना को प्रेशराइज करता था, मेरे बारे में कुछ लिखो। इस तरीके से सोना का पूरा वक्त बस उस डायरी में ही जा रहा था। हर समय बस वो डायरी में पार्क के एक्शंस को ही लिख रही थी, जिसके कारण अब उसे पार्क से प्यार नहीं रहा था। और ये बात पार्क को भी एहसास हो गई थी कि सोना उससे प्यार नहीं करती है, और अगर सोना उससे प्यार नहीं करती है तो उसके जिंदा रहने का क्या मोटिव है। यही सोचकर वो स्कूल की छत पे चला जाता है
जिस छत पे सभी बच्चे उसे काउंसिल करने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ नीचे आ जाओ, मरना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अब आदत से मजबूर जेकब यहाँ पे पार्क की फ़ोटो खींच लेता है जब वो छत पे बैठे रहता है तो। और ये फ़ोटो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली थी दोस्तों। यहाँ पर भागी भागी सोना भी आती है और सोना तुरंत अपनी डायरी में लिखती है कि पार्क को मुझसे फिर प्यार हो जाए और उसके जीने की तमन्ना जाग जाए। उसके लिखते ही पार्क पूरी क्लास के सामने सोना को गले लगा लेता है और आई लव यू कहने लगता है। पर सोना पार्क से छुटकारा पाए कैसे? वो टीचर के पास जाती है तो टीचर कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स नहीं हो सकता और डायरी में लिखी हुई चीज़ें भी पीछे नहीं की जा सकती। तो फ्रस्ट्रेशन में आकर सोना डायरी को जला देती है। उसे लगता है कि उसे काफ़ी सुकून मिला, वो उससे पीछा छुड़ा ली। लेकिन अगले ही पल उसके सामने जला हुआ पार्क खड़ा था और पार्क अब काफ़ी गुस्से में था क्योंकि डायरी जलने के साथ पार्क भी जल रहा था। और सोना की इतनी हिम्मत कि वो पार्क को मारने की कोशिश कर रही है। वो गुस्से में सोना को दौड़ाने लगता है। सोना भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगती है। और अब कोई ब्लैक मिस्टीरियस क्रिएचर, जो कि कोई और नहीं टीचर हान ही होगा, वो पार्क को मार डालता है और साथ में सोना को भी। इस तरीके से सोना की भी आत्मा उस काले मिरर में कैद हो जाती है जहाँ पे सोना अब जिंदगी भर सिर्फ कहानी ही लिखती रहेगी। अगले दिन जेकब को और रिन को वो जली हुई डायरी मिलती है जो इस भागा दौड़ी में कहीं छूट गई थी। रिन उस डायरी को बहुत ध्यान से पढ़ती है। उसे समझ नहीं आता कि इस डायरी में सभी स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है। किसी सोना नाम की लड़की की लव स्टोरी है ये, जिसे पार्क नाम के लड़के से प्यार है। लेकिन ये सोना और पार्क है कौन? क्या उनकी क्लास में कभी सोना और पार्क नाम के बच्चे भी थे? उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। और अचानक यहाँ पे जेकब अपने लैपटॉप में उस फोटो को खोलता है जो उसने छत पे खींची थी जब पार्क छत पे चढ़ा था उदास होकर। इस फोटो में वो देखते हैं कि इस लड़के का नाम ही पार्क है। लेकिन मजे की बात ये थी कि उन्हें ये चेहरा याद ही नहीं था। वंस अगेन उन्हें टीचर पर शक होता है कि जरूर इन चीज़ों के पीछे भी टीचर ही होगा। तो ऐसे में रिन फिर से क्लास मॉनिटर होने के नाते टीचर की डेस्क पर जा पहुंचती है और वो देखती है कि सच में टीचर की टेबल पे सोना का कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ था। इस बार टीचर भी उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसे बस समझाइश दे के भेज देता है कि इस तरीके से दूसरे की डेस्क पर ताका झाकी करना बुरी बात है। खैर अगली कहानी में हमें चतुर को दिखाया जाता है। कुछ एग्जाम होने वाला था जिसकी तैयारी उसने बिल्कुल नहीं करी थी, तो वो बाथरूम में चीट नोट बनाना लगता है। इस चीट नोट्स की सहायता से वो अपने एग्जाम्स को लिख भी रहा था, लेकिन गलती से पकड़ाते पकड़ाते बच जाता है। जैसे ही उसका चीट पेपर नीचे गिरता है, चतुर का बेस्ट फ्रेंड सलूजी टीचर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ऐसे में जल्दी से चतुर उस पेपर को उठाता है और अपने मुंह में डाल लेता है और खा लेता है। उसे लगता है कि टीचर को पता नहीं चला होगा कि उसने चीटिंग की है, बट इस टीचर को सब पता था। सलूगी चतुर को कन्फ्रंट करता है कि बाबू चीट नोट्स क्यों बनाए थे तुमने, जिस पे चतुर कहता है कि इस बार उसे फर्स्ट आना था। वो थक गया है बार बार सेकंड आकर, और सेकंड आने वाले इंसान को कोई याद नहीं रखता। सलूगी यहाँ पे चतुर को जज नहीं करता। दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं और मस्त लाइफ एंजॉय करते हैं, क्योंकि सलूगी और चतुर बेस्ट फ्रेंड थे। चतुर की जिंदगी में सब कुछ खराब क्यों ना हो, सलूगी उसका जिगरा था। सलूगी से वो हर बातें करता था और इन दोनों का रिश्ता बहुत प्योर था। खैर यहाँ पे काउंसलिंग रूम में चतुर को टीचर बुलाता है और उसे कन्फ्रंट करता है कि वो चीटिंग क्यों कर रहा था। चतुर झूठ बोलता है कि वो चीटिंग नहीं कर रहा था, लेकिन अगले ही पल चतुर को खांसी आती है और वो चीट पेपर सही सलामत मुंह से बाहर निकलता है, जिसे देख के चतुर एम्बेरस हो जाता है। टीचर चतुर को एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है और उसे कहता है कि वो इसे पीकर देखे। चतुर उस कोल्ड ड्रिंक को पीता है और अपने आप वो खुद को क्लास में पाता है। अब उसकी मेमोरी फोटोग्राफिक हो चुकी थी। वो बस बुक्स को सरसरी नज़र से देख रहा था, बस पन्ने पलटा रहा था और उसे हर इन्फॉर्मेशन याद हो गई थी। टेस्ट में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और इस बार टॉप करता है, और चतुर की यही तो ख्वाहिश थी ना, वो टॉप करे। लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद वो सारी चीज़ें जो उसे याद थी वो भूल गया था। चतुर डेस्परेट हो जाता है कि ऐसे कैसे चलेगा, एग्ज़ाम तक अगर चीज़ें याद रहेगी और एग्ज़ाम के बाद वो भूल जाएगा, ये तो गलत है ना। और चतुर भी अपने लालच के चक्कर में जहाँ पहुँचता है टीचर से कॉन्ट्रैक्ट करने। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और टीचर चतुर को कहता है कि उसे हर रोज़ एक कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक करनी है। इस कोल्ड ड्रिंक को ड्रिंक करने के बाद में उसे हर चीज़ याद रहेगी और वो टॉप करेगा, सबसे इंटेलिजेंट इंसान बन जाएगा वो। लेकिन शर्त ये है, एक दिन में एक ही ड्रिंक करना है, ज़्यादा नहीं।
चतुर एक ड्रिंक में रोज़ कोल्ड ड्रिंक लेने लगा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। वो बस कोल्ड ड्रिंक पीता और लाइब्रेरी में बैठकर चीज़ों को बस देखने लगा था। हर देखी हुई चीज़ उसे याद रहती। 3 घंटे का एग्ज़ाम वो 2 मिनट में सॉल्व करके निकल जाता, क्योंकि उसके मन में कोई डाउट ही नहीं था। वो हर चीज़ सॉल्व कर ले रहा था। अब वो इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने लगा था कि वो सलूगी तक को भूल गया था। और यहाँ पर जैसे उसके दोस्त यार सब कुछ छूट रहे थे। पर जैसे कि टीचर के हान के दिए गए हर वरदान में कुछ अभिशाप होता था, इसमें भी अभिशाप था। यहाँ पे चतुर बेसिक चीज़ें भूलने लगा था। उसे याद ही नहीं था कि उसका नाम क्या है। उसे ये तक याद नहीं था कि उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम सलूगी है। वो बास्केटबॉल खेलना भूल चुका था। उसे ये भी याद नहीं था कि मूवीज़ किसे कहते हैं और लास्ट मूवी उसने कब देखी थी। इवन उसे वो भी याद नहीं था कि कल उसने क्या किया। उसे ये भी याद नहीं था कि वो किस क्लास में पढ़ता है और उस क्लास में जाना कैसे है। इसलिए वो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे अपने दोस्त का नाम, अपना नाम, क्लास का रास्ता और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गर्जनी की तरह अपने पूरे शरीर में लिख लेता है। लेकिन उसे समझ में आ गया था कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो वो टीचर के पास जाता है और कहता है कि वो इस वरदान को वापस करना चाहता है। लेकिन टीचर कहता है कि चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती। यहाँ पे चतुर कहता भी है कि वो एक इंटेलिजेंट इंसान बन के रह गया है, पर उसके इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। वो इमोशनल तो है ही नहीं। लेकिन टीचर का कहना था कम से कम वो टॉप तो कर रहा है ना। चतुर इन सब चीज़ों से परेशान हो जाता है और वो टीचर से कहता है कि भगवान के लिए उसे एक दिन नॉर्मल तरीके से जीने दिया जाए। टीचर उसे वो नॉर्मल दिन दे देता है। आज चतुर को सब कुछ याद था और वो सलूगी के साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताता है। उसके साथ बास्केटबॉल खेलता है। उस दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है। यहाँ पे सलूगी चतुर से पूछता है, दोस्त कल हम मिलेंगे ना? लेकिन चतुर इसका कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जानता था आज उसका आखिरी दिन है। इसी के साथ में वो फिर से टीचर के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो सब कुछ भूल गया था। वो टीचर से पूछता है कि मेरी जगह कहाँ है, मैं हूँ कौन? टीचर उसे कहता है, आओ तुम्हें तुम्हारी सही जगह ले जाऊँ। और टीचर उसे भी मिरर में कैद कर देता है। यानी चतुर का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म था और चतुर भी अंधकार की दुनिया में कैद हो चुका था, सिर्फ अपने लालच के कारण। अब यहाँ पे हमें नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम था डोडोही। डोडोही क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इवन क्लास की नहीं, पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। डोडो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि स्कूल के सभी मैगजीन के फ्रंट कवर में वो रहती थी। स्कूल के एडवर्टाइजमेंट में वो मॉडलिंग करती थी। और उसकी 2 चमची दोस्त थी जो हर समय उसकी खूबसूरती की तारीफ करती रहती थी। लेकिन अब स्कूल में एक नया सुपरस्टार आ गया था। डोडोही को रिप्लेस कर दिया था फर्स्ट ईयर की एक खूबसूरत लड़की ने, जो अब स्कूल के मैगजीन की नई मॉडल थी। देखकर डोडोही को काफ़ी बुरा लगता है और यहाँ पे उसकी चमची दोस्त भी उसका साथ छोड़कर उस नई लड़की की तारीफ करने लगती हैं कि ये तो नेचुरल ब्यूटी है, डोडोही तो सिर्फ मेकअप यूज़ करती है। डोडोही को ये बात काफ़ी ऑफेंसिव लगती है। वो बाथरूम में जाकर रोने लगती है, बार बार अपने फेस पर मेकअप का टचअप करने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर एक फर्स्ट ईयर की लड़की उसे कैसे रिप्लेस कर सकती है। अचानक उसके फ़ोन पे एक ऐप का नोटिफिकेशन आता है, जो कि एक ब्यूटी ऐप था, जिसमें तुम फ़ोटो खींचो और अपने फेस को एडिट करो। लेकिन इस फ़ोन के ऐप की खासियत ये थी कि तुम जो भी एडिट करोगे वो रियल दुनिया में तुम्हारे फेस पर भी एडिट हो जाएगा। तो डोडोही ट्राई करने के लिए अपना फ़ोटो खींचती है, आईलैशेस ठीक करती है, खुद को थोड़ा और गोरा करती है और मेकअप करती है। और अगले ही पल वो सारे चेंजेस उसके फेस पर हो गए थे। वो काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी और वो 2 चमची लड़कियां फिर से डोडोही के आगे पीछे घूमने लगी थी कि आखिर डोडोही ने किया क्या है जो वो इतनी सुंदर दिख रही है। डोडोही खुद अपने आप को देखकर मैस्मराइज थी कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि मैं क्या करूँ। लेकिन उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है कि ये सिर्फ एक ट्रायल ऐप था, उसे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वरना ये ट्रायल ऐप में की गए चेंजेस रिवर्स हो जाएंगे, यानी डोडोही पहले जैसी हो जाएगी। वो इस नए ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना चाहती थी, तो वो मैसेज करती है कि हाँ उसे सब्सक्रिप्शन लेना है। और अगले ही पल टीचर हान उसे काउंसलिंग रूम में बुलाते हैं। डोडोही टीचर हान से बोलती है कि क्या उसने इस ऐप को डेवलप किया है। टीचर हान कहता है कि हाँ, लेकिन बेवकूफ़ लड़की को ये समझ नहीं आता कि एक ऐप रियल ज़िंदगी में चेंजेस कैसे कर सकता है। ये बात उसे पहले ही समझ जानी चाहिए थी कि एक रेड सिग्नल है, लेकिन वो खूबसूरती के पीछे इतनी पागल थी कि उस ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना चाहती थी। और सब्सक्रिप्शन लेने का एक ही शर्त था, कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के बाद टीचर हान उसे शर्तें बताता है।
पहला, उसे ऐप को अधिक यूज़ नहीं करना है। वो अगर ज़्यादा ऐप को यूज़ करेगी तो वो ऐप ग्लिच करने लगेगा। ग्लिच करने से अनवांटेड चेंजेस होंगे जो उसके फेस पर भी हो जाएंगे। दूसरा, उसे फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं होने देना है। फ़ोन जैसे ही स्विच ऑफ होगा वो सारे चेंजेस रिवर्स हो जाएंगे, जो कि ऐप बंद हो जाएगा। और नंबर 3, रियल ब्यूटी कॉन्फिडेंस में होती है। उसे ये बात नहीं भूलना है। अब ऐप के सब्सक्रिप्शन मिलने के साथ में उसके पास बहुत सारे फीचर्स आ गए थे, यहाँ तक कि वो अपने स्किल्स को भी चेंज कर पा रही थी। उसने पियानो बजाना सीख लिया था, बास्केटबॉल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ड्रेसेस नया नया पहन रही थी, यहाँ तक कि उसने अपनी आंखों का कलर भी चेंज कर लिया था। वो स्कूल की भगवान बन गई थी, खूबसूरती की देवी। सभी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमकर बस यही पूछ रही थी कि डोडो ही अपनी खूबसूरती का राज बताओ। और डोडो ही यहाँ पे फुल बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह झूठ बोल रही थी कि पानी पियो, नेगेटिव थॉट्स से दूर रहो और हाँ, अपना ख्याल रखो, पॉजिटिव रहो। लेकिन यहाँ पर असली सच्चाई लोगों को दिख रही थी। रिन और जेकब भी जान रहे थे कि कुछ तो हुआ है काउंसलिंग रूम में, जो डोडो ही अचानक इतनी सुंदर हो गई है। वो काउंसलिंग रूम में जाते हैं और वहाँ पे डोडो ही के नाम का भी कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, यानी अगली शिकार डोडो ही थी। वो डोडो ही से पूछने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन डोडो ही यहाँ नहीं बताती है कि काउंसलिंग रूम में क्या हुआ था। अगर बता देती तो लोगों को यकीन हो जाता कि सिर्फ ऐप के कमाल से डोडो ही सुंदर हो रही है। लेकिन वो इतना ज़्यादा अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर रही थी कि बच्चों को शक होने लगा था। तो उसकी चमची सहेलियाँ एक दिन बाथरूम में डोडो ही को घेर लेती हैं और पूछने लगती हैं कि उसके फ़ोन में आखिर ऐसा है क्या। यहाँ छीना झपटी में डोडो ही का फ़ोन नीचे गिर जाता है और फ़ोन में क्रैक आ जाते हैं, और इसी के साथ में डोडो ही के चेहरे पर भी क्रैक आ चुका था, जिसे देखकर डोडो ही काफ़ी डर जाती है कि ये क्या हुआ। वो पागलों की तरह स्कूल में यहाँ वहाँ भागने लगती है और उसे भागते हुए रिन और जेकब भी नोटिस करते हैं। वो डोडो ही को बचाना चाहते थे, डोडो ही का भला सोचते थे, इसलिए वो डोडो ही के पीछे पीछे जाते हैं और उससे फाइनली कन्फ्रंट करते हैं कि वो हर समय अपने फ़ोन को चार्ज क्यों करती है, आखिर उसके फ़ोन में है क्या, काउंसलिंग रूम में हुआ क्या था और उसका कॉन्ट्रैक्ट था क्या। डोडो ही यहाँ फाइनली सब कुछ सच सच बता देती है, उस ऐप के बारे में, उस ऐप के होने वाले चेंजेस के बारे में, और कैसे इस समय वो खुद को बहुत ही लो फील कर रही है क्योंकि उसका फ़ोन बंद हो चुका है। फाइनली फ़ोन के ऑफ होने के साथ भी खुद भी ऑफ हो चुकी थी। डोडो ही यहाँ गायब हो गई थी। रिन और जेकब समझ ही नहीं पाते कि अभी वो बात किससे कर रहे थे, क्योंकि वंस अगेन सबकी मेमोरी से सब कुछ गायब हो चुका था। पर यहाँ पर उस टूटे हुए फ़ोन को देखकर रिन झुकती है उस मोबाइल को उठाने के लिए, और उसी समय टीचर हान भी उस मोबाइल को उठाना चाहता था और दोनों के हाथ टकराते हैं। टीचर हान का हाथ छूते ही रिन को सारी बातें याद आ जाती हैं कि कैसे उनके क्लास में कुछ बच्चे थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उनके साथ क्या हुआ, और अब वो एक बुरे मिरर वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। और फाइनली वो टीचर से कन्फ्रंट करती है कि उसने ये सब क्यों किया। टीचर रिन से क्वेश्चन पूछता है कि उसे क्यों जानना है कि उसने ये सब क्यों किया। यहाँ पे रिन कहती है कि वो क्लास मॉनिटर है, उसका धर्म है कि वो अपने क्लास के लोगों की रक्षा करे। जिस पर टीचर उसे उसका बुरा सेल्फ याद दिलाता है। वो रिन को कहता है कि वो सिर्फ डिसिप्लिन होने का ढोंग करती है और एक अच्छी बच्ची होने का नाटक करती है। हकीकत में जब किम बुली होती थी और इग्नोर होती थी तब तो रिन ने उसे नहीं बचाया। चोई जब रोज मार खाता था तब भी रिन कहाँ थी। जब डोडो ही खूबसूरती का नाटक करती थी रिन भी उससे जेलस होती थी। यहाँ तक कि चतुर जब सेकंड आता था और रिन फर्स्ट आती थी, नाटक के लिए ही सही कभी चतुर को वो फर्स्ट आने दे देती। इस तरीके से वो सभी गलतियाँ गिनाने लगता है और रिन उस चीज़ को एक्नॉलेज करती है कि हाँ उसमें बुराइयाँ हैं, लेकिन फिर भी वो अपने क्लास की भलाई चाहती है और वो चाहती है कि वो सभी गायब हुए बच्चे वापस आ जाएं। यहाँ पे टीचर हान रिन को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है। रिन को अपने दोस्तों को बचाना था तो टीचर हान रिन को मिरर वर्ल्ड के अंधकार में भेज देगा। इस अंधकार में उसे अपने दोस्तों की खोई हुई आत्मा को खोजना है। अगर वो इन खोई हुई आत्माओं को खोज पाई तो वो रियल दुनिया में वापस आ सकती है, लेकिन रिन के पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त रहेगा। पर क्योंकि हर वरदान के साथ एक ट्विस्ट होता था। ट्विस्ट ये था कि रिन जब मिरर वर्ल्ड में जाएगी तो उसकी बुरी सेल्फ, जिसमें सारी छुपी हुई बुराई है, वो यहाँ स्कूल में रहेगी। और अगर 24 घंटे में रिन वापस नहीं आ पाई तो यही बुरी सेल्फ परमानेंटली रिन की जगह ले लेगी और रिन की पूरी पर्सनैलिटी और उसके बिल्ड किए हुए पर्सोना को ख़त्म करेगी। रिन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार थी और कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार होते ही खून की बूंद कॉन्ट्रैक्ट पे गिरती है और रिन मिरर वर्ल्ड में पहुंच चुकी थी। यहाँ मिरर वर्ल्ड में वो अपने दोस्तों को बहुत खोजती है। ये मिरर वर्ल्ड उसके स्कूल का ही रेप्लिका था, पर यहाँ पर अनंत फ्लोर थे।
किस फ्लोर में वो अपने दोस्तों को खोजे उससे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि टीचर हान ने अब तक इतने लोगों को अपना शिकार बनाया था कि यहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग डेवलप हो चुकी थी, जिसके हर फ्लोर में उसके विक्टिम फंसे हुए थे या विक्टिम की आत्माएं फंसी हुई थी। और इनके पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त था, इसलिए वो भाग भाग के हर फ्लोर्स को चेक करने लगती है। हर फ्लोर्स काफ़ी डरावने और काफ़ी चिलिंग थे, पर ये डरने का वक्त नहीं था। खैर, डरने का वक्त था स्कूल के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बुरी रिन सामने आ चुकी थी। बुरी रिन रिन से काफ़ी अलग थी। जहाँ रिन अपनी चोटी को बांध के रखती थी, बुरी रिन बाल खोलकर आज़ादी को सेलिब्रेट कर रही थी। रिन पढ़ाई में अच्छी थी, यहाँ पे बुरी रिन को कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई करने का। रिन क्लास की मॉनिटर थी और सबको डिसिप्लिन दिखाती थी, लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिन तोड़ने में अव्वल नंबर पर थी बुरी रिन। वो क्लास में नाचती फिर रही थी और सभी बच्चों को मस्ती करने के लिए इनकरेज कर रही थी, जिसे देखकर जेकब को शक होता है कि ये तो कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा, हमारी रिन ऐसी नहीं थी। इसलिए वो स्टॉक करने लगता है रिन को। जो बात बुरी रिन को समझ में आ जाती है कि जेकब उसके पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ पे अच्छी रिन जो मिरर वर्ल्ड में कैद थी, उसे एक क्लासरूम में अपने 5 दोस्तों की आत्माएं बैठी हुई दिखती हैं, लेकिन उन आत्माओं में जैसे जान ही नहीं थी, न फेस पे स्माइल और न जीने की खुशी, क्योंकि वो अंधकार की दुनिया में डूब चुके थे। खैर, यहाँ पे रिन का समय पूरा होने वाला था और उसने अपने दोस्तों को खोज भी लिया था, लेकिन हकीकत की दुनिया में जाए कैसे। तो वो एक मिरर के सामने खड़ी हो गई थी, जिसके बाहर से वो स्कूल को देख पा रही थी। वो देख पा रही थी कि जेकब और रिन में झगड़ा हो रहा है और यहाँ पर रिन ने जेकब को गले से पकड़कर उठा दिया है और वो उसे चिल्ला रही है कि उसका पीछा छोड़ दे और उसके पीछे पीछे घूमना बंद करे। यानी यहाँ पर बुरी रिन ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वक्त काफ़ी कम था और अच्छी रिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मिरर वर्ल्ड से बाहर कैसे निकले। तो वो टीचर हान को आवाज़ लगाती है। टीचर हान यहाँ आ चुका था और वो यहाँ पे रिन को एक हिंट देता है कि ठीक है, मिरर वर्ल्ड से निकलने का रास्ता है कि ये सिर्फ एक ख्वाब है। रिन इस लाइन को बहुत देर तक एनालाइज करती है कि ये सिर्फ एक ख्वाब है का मतलब क्या होता है, और फाइनली उसे समझ में आता है कि ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब है। इस ख्वाब को वो अपने हिसाब से चेंज कर सकती है, क्योंकि ये उसका सपना है। तो वो इमेजिन करती है कि वो मिरर वर्ल्ड से बाहर निकल आई है और उसके सभी दोस्त उसके साथ हैं। अगले ही पल वो खुद को स्कूल के हॉल में पाती है, जहाँ पे जेकब मरने की हालत में पहुंच गया था। बुरी रिन अच्छी रिन को सामने देखकर काफ़ी गुस्सा होती है और उसे बुरा भला सुनाने लगती है, यहाँ तक कि उसे मारने के लिए भी आगे बढ़ती है। लेकिन अच्छी रिन अपने हाथ खोलकर बुरी रिन को एक्सेप्ट कर लेती है, ये कहते हुए कि तुम मेरा ही पार्ट हो और तुम्हारा हमेशा वेलकम रहेगा। ये सुनते ही बुरी रिन गायब हो चुकी थी और अच्छी रिन खुद को बेहोश पाती है। उसका होश आता है तो वो स्कूल के हॉस्पिटल में थी। और दोस्तों, यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के कई सारे पर्दे। यहाँ पे टीचर हान रिन के सामने था और वो कहता है कि मैं कोई टीचर हान नहीं हूँ, मैं हूँ टीचर नाइटमेयर। मैं बुरे सपनों को सच करता हूँ। यहाँ पे रिन कहती है कि आपने सभी बच्चों को तड़पाया, लेकिन मुझे क्यों छोड़ा? जिस पर टीचर हान कहता है कि मैंने सिर्फ बच्चों को वरदान दिया था जिसका वो सही तरीके से यूज कर सकते थे। मैंने किम को वो नोट दिया था रिलेशनशिप डायग्राम के तौर पर। वो चाहती तो सिर्फ ईना मीना डीका 3 लोगों के साथ दोस्ती रख के काफी खुश रह सकती थी, लेकिन उसे तो पूरी क्लास चाहिए थी जो उसकी दोस्त बनी। सबसे दोस्ती निभाना आसान नहीं होता। चलो, वो क्लास में सबको दोस्त बना ली, लेकिन फिर उसने डीका को बुली करना शुरू किया, जो कि काफी गलत था और इस कारण वो अपने अभिशाप में डूब गई। उसके बाद बारी आती है चोई की। चोई का वरदान था कि वो कोई भी फाइट नहीं हारेगा, वो जब भी हारेगा टाइम रिवर्स हो जाएगा, लेकिन उसने गुंडागर्दी का रास्ता अपना लिया। वो चाहता तो उस रिवर्स टाइम में सभी से दोस्ती कर सकता था और लड़ाई की स्थिति को खत्म कर सकता था, लेकिन उसने पावर को चूज किया और फाइनली उसके दोस्त ही उसे मार डाले, क्योंकि वो उसके अत्याचार से तंग आ चुके थे। जिसके बाद बारी आती है सोना की। सोना के पास कहानी बनाने की ताकत थी, लेकिन उसने अपने करियर और लोगों की भलाई लिखने के बजाय एक अननोन, अनवांटेड और नॉन एग्जिस्टिंग क्रिएचर को ही जिंदा कर दिया, जो सिर्फ उसके इशारों पे नाचता था। इसलिए उसने अपनी सुपर पावर का गलत इस्तेमाल किया। जिसके बाद बारी आती है चतुर की। चतुर को क्लास में फर्स्ट आना था। मैंने उसे कहा था कि एक बार में एक ड्रिंक पीना, लेकिन वो तो खाना पीना छोड़कर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के भरोसे जीने लगा था। एक के बजाय बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक पैंग पीने लगा था, जिसके कारण उसे इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मिला, लेकिन इमोशंस खत्म हो गए। जिसके बाद बारी आती है डोडोही की।
मैंने उसे कहा था कि कॉन्फिडेंस ही की होती है और वो बेसिक टचअप करके अपने आप को खूबसूरत बना सकती थी, लेकिन वो ऐप का एक्सेसिव यूज़ करने लगी और फाइनली उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। साथ ही में उसमें घमंड भी काफ़ी बढ़ गया था। रिन कहती है कि उसमें ऐसा क्या खास था, जिस पर टीचर कहता है कि वो क्लास मॉनिटर थी, वो सभी को साथ लेके चली और लास्ट में अपनी बुराई को भी उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो बुरी थी और इसीलिए अब उसके सारे दोस्त आज़ाद हैं। ये कहते ही टीचर गायब हो जाता है। अगले दिन नॉर्मल डे की तरह जब रिन स्कूल जाती है तो उसे उसके सारे क्लासमेट्स सामने दिखते हैं। वो काफ़ी खुश होती है, लेकिन उसे ये याद नहीं था कि पिछले दिनों हुआ क्या था। दिन फिर से रिवाइंड होता है उस दिन से जब इंग्लिश टीचर का पैर टूटा था और यहाँ पे जेकब उसके साथ मस्ती कर रहा था। जेकब फिर से रिन को बताता है कि इंग्लिश टीचर का पैर टूट गया है, पर हाँ, जब तक पैर टूटा रहेगा हमें खुद से स्टडी करनी है, कोई सब्स्टिट्यूट टीचर नहीं आने वाला। यानी कहानी फिर से पहले दिन पर रीसेट हो जाती है जब ये सीरीज शुरू हुई थी। यहाँ पे रिन को याद नहीं आता कि कोई तो गायब हुआ है, लेकिन कौन। और अगले ही पल हम स्कूल की ग्रुप फोटो देख पाते हैं जिसमें सभी स्टूडेंट्स खड़े थे और साथ में टीचर हान भी, लेकिन धीरे से टीचर हान गायब हो चुका था। उस फोटो में सिर्फ स्टूडेंट्स थे। तो ये थी कहानी नाइटमेयर टीचर की। इसी के साथ मैं इनकरेज करूँगी कि आप एस लाइन को देखो, क्योंकि एस लाइन कहानी है एक ऐसी लड़की की जिस देख पाती थी कि किसका बॉडी काउंट कितना है, और इसी बॉडी काउंट्स के भरोसे में एक डेविल है जो इस दुनिया में आना चाहता है। देखिए इस कहानी को जो हमने एक्सप्लेन की है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। इसी के साथ में वो वीडियो यहाँ भी आपको दिख रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।